हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त व परिसंचरण तंत्र। इस वाले चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड यानी कि ब्लड क्या होता है और ब्लड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ब्लड के कौन कौन से भाग होते हैं, ब्लड का क्या कार्य होता है। और फिर हम देखेंगे ब्लड जो होता है, ब्लड का जो वर्गीकरण है यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, ग्रुप ए बी सी डी, ये वर्गीकरण किसने किया था, इसके अंदर कौन कौन से एंटीजन, इसके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, किस प्रकार के ब्लड ग्रुप। आपने सुना होगा जो आपका सर्वदाता ग्रुप होता है, सर्वग्राही होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनेटर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सारे पढ़ने वाले हैं। और फिर कल हम पढ़ने वाले हैं आपके जो हार्ट है यानी कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट की क्रियाविधि क्या होती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे बस छोटा सा निवेदन है, आपको हमारी क्लासेस अगर पसंद आती हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं गाइस, आपका जो ब्लड होता है, इनकी रक्त होता है, वो क्या होता है। तो देखिए ब्लड जो होता है ना, मैंने आपको जब टिश्यू पढ़ाया था यानी कि उत्तर वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जो आपका ब्लड होता है वह एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एक संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे भागों को आपस में कनेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा ब्लड जो है हमारे शरीर में विभिन्न भागों में पाया जाता है और यह सभी भागों को आपस में कनेक्ट करता है। तो चलिए यहां पर ब्लड के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए जो आपका ब्लड है इसको हम रक्त यानी कि रुधिर भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि द्रवावस्था में होगा, और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। आगे बात करते हैं इसका निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड कहां पे बनता है, हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर ब्लड कहां से प्रोड्यूस होता है, कहां पे बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आया हुआ है आपका जो लाल अस्थि मज्जा है यानी कि रेड बोन मैरो, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं साथ साथ इंग्लिश टर्म है वो भी मैं आपको साथ साथ बताने वाला हूं। तो यहां पर जो आपका रेड बोन मैरो है उसके अंदर गाइस आपका जो ब्लड है वो यहां पर बनता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं जो पेट के अंदर होते हैं जिनको हम बोलते हैं भ्रूण, है ना, तो आपके भ्रूण जो होते हैं यानी कि जो भ्रूण अवस्था में बच्चे के पेट के अंदर जब आपका जो आपकी माताएं होती हैं वो आपके प्रेग्नेंट होती हैं, तो बच्चे जो पेट में होते हैं तो उनके अंदर ब्लड कैसे बनता है। तो ध्यान रखना है वहां पर जो ब्लड बनता है ना, एक तो यकृत यानी कि लीवर की सहायता से बनता है, और यहां पर प्लीहा है, प्लीहा में बनता है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में आएगा। प्लीहा ज्यादा ऑप्शन मिलता है कि जो भ्रूण अवस्था में बच्चे होते हैं उनके अंदर ब्लड कहां पे बनता है, ध्यान रखना प्लीहा के अंदर बनता है। आगे बात करते हैं जो ब्लड होता है ना, ब्लड उसका वो आपका जो पीएच होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है ना, पीएच वैल्यू होती है 7.4। और मैंने आपको पहले बताया था पीएच वाला चैप्टर हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होते हैं, आंसू जो होते हैं, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि पीएच वैल्यू 7.4 है तो ये आपका अम्लीय है या क्षारीय है, मैंने आपको बताया था ना भाई 0 से। और अगर चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर लाइट चली जाती है गाँव में, है ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कभी भी हो जाती है गाँव में ना, लाइट की यही प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है आपका 7.4 होता है। अब देखिए मैंने आपको जो पीएच वैल्यू पढ़ाया तब आपको बताया था अगर कोई भी विलयन है, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच है तो वो आपका एसिड यानी कि अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और अगर पीएच वैल्यू 7 है वो आपका उदासीन है, न्यूट्रल है। और अगर पीएच वैल्यू उसकी 7 से लेकर 14 के बीच है तो आपका बेसिक प्रकृति का होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो आपका जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, इसलिए क्या होता है क्षारीय प्रवृत्ति का यानी कि बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एक जो वयस्क होता है यानी कि एक अडल्ट जो होते हैं, अडल्ट ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर कितना आपका ब्लड पाया जाता है, ध्यान रखना 5 से 6 लीटर यानी कि 5 से 6 लीटर आपका ब्लड पाया जाता है। ऑप्शन में आपको देख लेना है कितना दे रखा है, 5 से 6 लीटर के आसपास जो भी ऑप्शन दे रखा हो आपको ध्यान रखना है। 5 से 6 लीटर की मात्रा आपका जो ब्लड होता है आपके पाया जाता है वयस्क मनुष्यों में। आगे बात करते हैं जो ब्लड होता है उसका क्लासिफिकेशन की, आपका जो ब्लड है वो कैसे कैटेगराइज किया गया है। देखिए जो आपका ब्लड होता है ना, ब्लड आपके दो भागों से मिलकर बना होता है। ब्लड जो होता है ना दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा जो आपका 55% होता है पूरे ब्लड का, ये इसमें ध्यान रखना है 92% तो आपके वाटर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, और इसमें 8% जो है वो आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। और आपका जो दूसरा जो भाग होता है उसमें पाए जाते हैं रक्त वाहिका, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनके बारे में ये आपके 45% होती है। तो ये आप इस प्रकार से जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब चलिए पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में।
प्लाज्मा क्या चीज है, फिर हम पढ़ेंगे आपके जो रक्त कणिकाएं हैं, वेसल्स हैं, उनके बारे में, कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनके बारे में। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो पहली बात तो है कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का कैसा भाग होता है, तो ध्यान रखना यह ब्लड का तरल भाग होता है, यानी कि लिक्विड भाग होता है। और कैसा होता है, ये आपका रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता प्लाज्मा के अंदर। दूसरी बात, यह आपके जो ब्लड होता है उसका 55% होता है। मान लीजिए अगर आपको 1 लीटर ब्लड दिया गया है तो उसमें 550 ml जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका प्लाज्मा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर है ना, जो भी आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, प्लाज्मा में गाइस 92% है ना, 90 से 92% है ना, 92% मान लो, 90 मान लो, 92% तो वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है, और इसमें 8% कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें आपके प्रोटीन भी पाए जाते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो देखिए प्लाज्मा के अंदर पहली पाई जाती है आपका प्रोथ्रोम्बिन, है ना, और आपकी फाइब्रोनोजन, दोनों का एक ही काम है, ध्यान रखना। प्रोथ्रोम्बिन होती है आपके लीवर से निकलती है, और आपका फाइब्रोनोजन है, ये आपके प्रोटीन, आपका प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इनका काम होता है कि ब्लड का क्लोथिंग करना, यानी कि आपका जो ब्लड है, रक्त का थक्का जमाना, इनका काम होता है। मान लीजिए आप चोट लग गई, मान लीजिए यहां से आप कट गए, तो यहां पर आपका जो ब्लड है वो बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो यहां पर ये जो आपके होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और आपका फाइब्रोनोजन, ये क्या करते हैं, आपके जो ब्लड है उसको क्या करते हैं, क्लोटिंग बनाने का, मतलब उसको रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं, एक इसके अंदर पाया जाता है एल्बुमिन, आपका होता है एल्ब्यूमिन्स, ध्यान रखना, ये आपकी एल्बुमिन्स जो आपकी जो प्रोटीन होती है वो परासरण क्रिया को संतुलित करती है, बैलेंस करती है, ऑस्मोसिस रिएक्शन। देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, परासरण में आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई जो आपका जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो वाटर होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है ना, उससे क्या होता है, मूव होता है। तो यहां पर आपको पता होगा जो हमारे शरीर में जो वाटर है ना, हमारे जो शरीर में वाटर है या ब्लड है, वो कैसे कैसे आपके परासरण ऑस्मोसिस कैसे करता है, उसको जो कंट्रोल करता है वो आपके आपका एल्ब्यूमिनेंस करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हमारे शरीर में ग्लोब्यूमिन्स पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं ग्लोब्यूमिन्स, है ना, ये आपकी प्रोटीन पाई जाती है ब्लड के अंदर। इसके डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा होती है ना, जो डिफेंस प्रणाली जो होती है हमारे शरीर में, जो रक्षात्मक कार्य होते हैं, वो आपके ये जो वाली जो प्रोटीन है वो करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपके जो प्लाज्मा होता है, इसके अंदर सीरम भी पाया जाता है। तो सीरम क्या होता है, तो देखिए जो भी प्लाज्मा का पूरा भाग है, अगर उसमें से हम जो रक्त का थक्का जमाने वाली जो प्रोटीन है अगर उसको निकाल दें तो शेष जो भाग बचता है ना, उसे हम बोलते हैं सीरम। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्लाज्मा में से अगर रक्त का थक्का जमाने वाले जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, उनको छोड़ दे तो जो बचा हुआ भाग होता है वो आपका सीरम कहलाता है। और एक चीज आपको नोट करनी है, यहां पर देखिए हिपेरिन क्या होता है। यहां पर जो हिपेरिन होता है दोस्तों, वो क्या करता है, देखिए आपका जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये इसका उल्टा होता है, मतलब ये एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है भाई, रक्त का थक्का जमाना, लेकिन जो आपका हिपेरिन होता है ये क्या करता है, आपके ब्लड को और क्या कर देता है, आपका पतला कर देता है, यानी कि रक्त के थक्के को जमाने से रोकता है। मान लीजिए आपके कहीं कट गया तो रक्त का थक्का है ना, ब्लड का जो थक्का है, क्लोटिंग है, वो अगर ज्यादा हो गई तो आपके जो लो बीपी है, यानी कि लो बीपी यानी कि निम्न रक्तदाब की प्रॉब्लम हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। सो गाइस ये जो होता है हिपेरिन, वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने से रोकता है, मतलब ज्यादा रक्त का थक्का ना जम जाए, ब्लड ज्यादा आपका गाढ़ा ना हो जाए, तो इससे आपको ये रोकता है। तो ये गाइस था आपका प्लाज्मा वाला पार्ट। अब हम देख लेते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कि ये कहां से निकलती है, कितने जीवन काल का समय होता है और इनके बारे में सारी डिटेल। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर की पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो कंटेंट मैंने यहां लिख रखा है इतना कंटेंट आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। तो इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों अब यहां पर पढ़ते हैं आगे आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यानी कि आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती है उनके बारे में, रक्त कणिकाएं इनको बोलते हैं। तो ये आपके ब्लड का दूसरा भाग होते हैं, इनकी संख्या आपके 45% होती है। तीनों को मिलाकर 45% टोटल आपका जो ब्लड होता है उसका पार्ट होता है। अब चलिए एक एक करके सबको यहां पर पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके आरबीसी, यानी इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अब देखिए, तो यहां पर टॉपिक डाल लीजिए रक्त कणिकाएं, यानी कि ब्लड कॉर्पिकल्स। देखिए, तो पहले हम पढ़ते हैं आपकी लाल रक्त कणिकाएं, इनको हम बोलते हैं आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पिकल्स। अब देखिए, पहली बात तो इनका जो नाम होता है, दूसरा नाम, इनका साइंटिफिक नेम जो होता है ना, वो आपका होता है एरिथ्रोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम या आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है ना, तो वो क्या है, ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट। आपसे पूछेगा एरिथ्रोसाइट निम्न में से किसका नाम है, दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना है कि आरबीसी का जो नाम होता है वो आपका एरिथ्रोसाइट भी होता है, इसे हम रक्ताणु के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, आपके जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा आपके आरबीसी ही पाई जाती हैं। हमारे ब्लड में जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं ना, उनमें 90% आपके आरबीसी होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये हमारे शरीर में, हमारे जो ब्लड है ना, हमारे ब्लड में, शरीर की बात नहीं कर, हमारे ब्लड के अंदर जो कोशिकाएं होती है, मतलब रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ब्लड सेल जो होती हैं, उनमें गाइस ये लगभग 90%, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं वो आपकी आरबीसी होती हैं, और कुल जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी 90% ये होती हैं। आगे बात करते हैं, इनमें गाइस एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगामेंट पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से इनका जो कलर होता है वो आपकी चेंज होता है। देखिए, ध्यान रखना है कि इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, और इस कारण ही रक्त का रंग होता है आपका लाल होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, जो ब्लड होता है, ब्लड का लाल रंग क्यों होता है, यानी कि जो आपका खून होता है, रुधिर होता है, उसका लाल रंग ही क्यों होता है और दूसरा रंग क्यों नहीं होता। तो ध्यान रखना है, जो आपका ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और एक चीज और, हीमोग्लोबिन के अंदर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ध्यान रखना, Hg, यानी कि मरकरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखना कि मरकरी यानी कि पारा जो होता है वो आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण ही आपका जो ब्लड होता है वो आपका रेड होता है, लाल होता है, ध्यान रखना, है ना। तो हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो ब्लड होता है वो आपका रेड होता है। अगली बात करते हैं, इनका जो जीवन काल होता है, यानी कि इनका जो लाइफ लाइन होती है, कितनी होती है, 120 दिन। याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। इनका जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, यानी कि आपके 4 महीने, लगभग 4 महीने के बाद वापिस से नई नई बनती रहती। देखो, हमने कोशिका विभाजन पढ़ा था, सेल डिवीजन, तो क्या पढ़ा था भाई, जो नई कोशिकाएं होती हैं पुरानी कोशिकाओं से बनती रहती हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि 120 दिन में मर जाएंगे तो नई आरबीसी कहां से बनती है। तो ये जो आपके आरबीसी, नई जो कोशिकाएं होती है वो पुरानी कोशिकाओं से बनती रहती है डिवीजन के माध्यम से। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन है ना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है एग्जाम के लिए। देखिए, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है गाइस। और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस रक्त कोशिका के अंदर आपका केंद्रक नहीं पाया। ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन 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 अपवाद देखिए, अपवाद यह है ऊंट और लांबा, ऐसे दो प्राणी हैं। आपका एक कैमल होता है, एक लांबा होता है ना। लांबा भी एक आपके एक बहुत ही अच्छा सुनहरा सा जानवर होता है, गूगल कीजिएगा, बहुत प्यारा होता है दिखने में, है ना। तो ऊंट और लांबा, ये दो ऐसे जीव होते हैं गाइस, इनकी आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, आपका आरबीसी के अंदर आपका क्या, इनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यानी कि आपका केंद्रक पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, निम्न में से किस जीवों की आरबीसी के अंदर केंद्रक विद्यमान होता है, न्यूक्लियस विद्यमान होता है। ध्यान रखना, कौन कौन से, एक तो कैमल यानी कि ऊंट और दूसरा आपका लांबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं कि संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या होती है हमारे ब्लड के अंदर। तो हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें देखिए पर mm क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब, है ना, पर मिलीमीटर क्यूब, इनकी जो संख्या होती है 50 से 55 लाख, यानी कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 50 लाख से 55 लाख, मैं आपको सिर्फ 1 mm क्यूब में बता रहा हूं, है ना। ये आपके 1 mm क्यूब में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनती कहां पे, इनका प्रोडक्शन कहां पे होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ध्यान रखना है, आरबीसी हमारे शरीर के अंदर आपके जो लाल अस्थि मज्जा है, यानी कि रेड बोन मैरो, इसके अंदर बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो डेथ होती है मरने के बाद, 120 दिन का इनका आपका जीवन साइकिल होता है। तो 120 दिन के बाद ये कहां जाती हैं, कहां डेड होती हैं। तो ध्यान रखना है कि 120 दिन के बाद ये आपके किसके अंदर चले जाती है, आपका जो प्लिया है, प्लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आरबीसी मरने के बाद कहां पर चली जाती हैं,
प्लीहा के अंदर चली जाती हैं और इसी कारण जो प्लीहा होता है गाइज उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है कब्रिस्तान की अंग्रेजी मुझे इस समय याद नहीं आ रही है ना, तो जो कब्रिस्तान होता है आरबीसी का वो आपका होता है प्लीहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ग्रेवयार्ड बोलते हैं शायद, है ना, शायद ग्रेवयार्ड उसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी दैट इज कॉल्ड आपका प्लीहा। आगे बात करते हैं इसका जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है आरबीसी का, तो ध्यान रखना है कि ये आपका ब्लड का पार्ट होता है और ब्लड का जो मेन कार्य होता है वो होता है कि ऑक्सीजन की जो हम श्वास लेते हैं, है ना, श्वास जो लेते हो या एनर्जी जो लेते हो उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो यहां पर जो आरबीसी होती है, आरबीसी का मेन जो काम होता है वो होता है श्वसन के माध्यम से आप जो गैस लेते हो, यानी कि श्वास के माध्यम से जो गैस हमने ली है उसका परिवहन करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, आपके पूरी बॉडी के अंदर फैलाना, यह आपके आरबीसी का काम होता है। अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है गाइस, हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी Hg यानी कि मरकरी धातु पाई जाती है। अगर ये मरकरी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है ना तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके कारण हमारा जो ब्लड है उसका रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से गैस ये क्रिया करती है ना, तो आपका जो ब्लड होता है थोड़ा बैंगनी कलर का हो जाता है। ध्यान रखना है बैंगनी कलर का। आपने देखा होगा आपका जो ब्लड है, जो खराब जो ब्लड होता है जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, उसको आप देखना वो आपका गाइस कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है, रेड नहीं होता प्योर, थोड़ा बैंगनी टाइप का होता है। लेकिन जो आपके ऑक्सीजन के साथ मिला होता है शुद्ध जो ब्लड होता है वो आपका रेड कलर का होता है। तो ये चीज भी आपको जानने के लिए आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब आप हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है ना, तो ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, और आपकी हीमोग्लोबिन के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, सो बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उस समय आपका जो कलर होता है ब्लड का वो कैसा होता है, बैंगनी। तो ये सारा का सारा आपको आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में ध्यान रखना है। अब चलिए अब बात करते हैं आपके डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो नाम होता है आपका होता है ल्यूकोसाइट। ध्यान रखना, तीनों का आपको नाम ध्यान रखना है ना। तो आपका जो इनको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि ल्यूकोसाइट इनका वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखिए ये क्लासिफाई की गई है, ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। देखिए आपके जो डब्ल्यूबीसी है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है ग्रेनुलोसाइट और इसको हम बोलते हैं हिंदी में आपका कणिकाणु, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसको बोलते हैं आपका ग्रेनुलोसाइट और अकणिकाणु होता है, इनको बोलते हैं नॉन आपका ग्रेनुलोसाइट। अब देखिए पहली बात एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है वो मैं आपको बता दूं। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी ग्रेनुलोसाइट जो आपकी डब्ल्यूबीसी है उसका उदाहरण है ना। तो ध्यान रखना है जो ग्रेनुलोसाइट होता है ना तीन प्रकार की होती हैं और इनकी पहचान है कि इनके लास्ट में फिल आएगा, है ना। जो आपकी ग्रेनुलोसाइट है मतलब आपके जो कणिकाणु है उनके लास्ट में फिल आएगा, और अकणिकाणु है मतलब नॉन ग्रेनुलोसाइट है उनके लास्ट में आता है साइट। तो इससे भी आप पहचान सकते हो। अब देखिए पहले बात करते हैं आपका कणिकाणु यानी कि ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो ये आपके तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है इओसिनोफिल। अब देखिए जो आपकी बेसोफिल होती है वो डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में बेसोफिल सी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं न्यूट्रोफिल के। न्यूट्रोफिल होती है वो आपके सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, ध्यान रखना। आरबीसी के अंदर सबसे ज्यादा जो वो आपके आरबीसी ने डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा जो कोशिकाएं होती हैं वो आपके न्यूट्रोफिल की होती हैं। इनका काम होता है जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको गाइस मारना। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होता है उनका मेन फंक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करना, हमारे शरीर को बीमार होने से बचाना, है ना। अब देखिए अब तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं इओसिनोफिल। इसका काम क्या होता है भाई, जो संक्रमण होता है ना, जो इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन है ना, और आपका जो एलर्जी हो जाती है ना उससे हमारे शरीर की रक्षा करना, ये आपका काम होता है इओसिनोफिल का। अब यहां पर दूसरी बात करते हैं इनकी। तो यहां पर देखिए जो आपका नॉन ग्रेनुलोसाइट है ये आपके दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। अब देखिए जो मोनोसाइट होती है ना वो आपके क्या करती है, बाह्य जीवाणु जो होते हैं यानी कि हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया कोई जीवाणु आपके प्रवेश कर रहा है तो यहां पर जो मोनोसाइट होती हैं वो आपके उसको मारती हैं। और ध्यान रखना कि मोनोसाइट आपके वृद्धि करके बहुत सारी मोनोसाइट जब मिल जाती हैं तो वो आपके महाभक्षक स्टेट में आ जाती है, यानी कि मैक्रोफेज स्टेट में जब आ जाती है तो ये आपके शरीर की जो मुख्य आपकी जो सुरक्षा प्रणाली है उसको संभालती है आपकी मोनोसाइट। इसके बाद बात करते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट शरीर की रक्षा करती है और ध्यान रखना ये हमारे शरीर की प्राथमिक कोशिका होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राथमिक का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी रोगाणु है, कोई भी रोग फैलाने वाले, मान लीजिए
कोरोना के, एड्स के, HIV के, किसी के भी आपके जो वायरस है, ये वायरस हैं, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले लड़ने कौन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये होती है आपकी लिम्फोसाइट, है ना। जैसे मान लो छोटे मोटे केस कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले काम किसका होता है, पुलिस का। पुलिस से कोई केस नहीं समझता, मतलब समझता है, फिर उसको CBI को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे शरीर में, जो छोटे सबसे पहले जो देखता है ना केसों को, वो आपका लिम्फोसाइट देखता है। भाई जो भी कुछ आता है सबसे पहले ये प्राथमिक है, ये पहले देखेगी, है ना। और ध्यान रखना है ये हमारे शरीर की मुख्य क्या होती है, मुख्य रक्षा कोशिकाएं होती है ना। तो ध्यान रखना है कि ये आपके लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और आपका न्यूट्रोफिल, तीनों गाइस हमारे शरीर की मुख्य कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है बीमार होने से। अब देखिए, अब यहां पर आते हैं WBC क्या होती है, WBC क्या कार्य करती है। तो देखिए WBC जो होती है, WBC का मेन कार्य होता है कि प्रतिरक्षा, यानी कि आपकी एंटीसेप्टी करना, यानी कि आपको बचाना, बीमार होने से बचाना आपको, ये इसका कार्य होता है WBC का। इन्हें गाइस हम शरीर का सैनिक भी बोलते हैं, यानी कि आर्मी ऑफ आवर बॉडी या सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का सैनिक, हमारे शरीर का, है ना, सोल्जर, आर्मी जो आप कहना चाहो, वो आपकी WBC होती है। एग्जाम में आई हुई है कि किसे हमारे शरीर की आर्मी कहते हैं, ध्यान रखना, WBC को कहते हैं। आगे बात करते हैं गाइज, इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाए जाने का अगर पिगामेंट नहीं होगा तो इसका कलर क्या होगा, रंगहीन, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, ये आपकी व्हाइट होती है, श्वेत होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है गाइज, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC होता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका निर्माण क्या होता है। इसका निर्माण भी आपके जो लाल अस्थि मज्जा है, यानी कि रेड बोन मैरो, उसी के अंदर होता है। आपकी जो WBC है, RBC, दोनों का निर्माण एक ही जगह होता है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं यहां पर कि इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, इनके अंदर न्यूक्लियस विद्यमान होता है, जबकि RBC के अंदर नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इनका जीवन काल एग्जाम में पूछ जाता है। इनका जो जीवन काल है, यानी कि लाइफ साइकिल है, वो आपके लगभग 10 दिन, यानी कि 10 से 12 दिन की होती है। 10 से 12 दिन के बाद ये आपकी डेड हो जाती है, नई नई बनती रहती है। तो ध्यान रखना है 10 से 12 दिन का इनका जीवन साइकिल होता है। और एक बात और लास्ट में आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, एड्स जो होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो जब आपके शरीर में एड्स होता है तो कौन सी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर जो लिम्फोसाइट है, मतलब जो प्राथमिक कोशिकाएं हैं हमारे शरीर को बचाती हैं, ये गाइस जो आपके एड्स का जो HIV जो आपका वायरस होता है ना, वो सीधा अटैक उसके ऊपर करता है ना। जो आपकी लिम्फोसाइट है, जो हमारे शरीर की मुख्य जो कोशिका, मतलब मुख्य कोशिका हमारे शरीर की डिफेंस करने की, सो गाइस ये डायरेक्ट इसी के ऊपर ही अटैक करता है। जो HIV होता है या एड्स होता है ना, वो गाइस डायरेक्ट लिम्फोसाइट के ऊपर ही अटैक करता है, जिससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसको एड्स हो जाता है, उसकी जो डिफेंस प्रणाली है, मतलब जिसकी जो रक्षात्मक प्रणाली है, बिल्कुल खराब हो जाती है ना। तो एड्स जिस व्यक्ति को होता है, उसकी डिफेंस प्रणाली होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, वो गाइस सबसे कम हो जाती है। तो क्या करता है, जो आपका एड्स होता है ना, वो डायरेक्ट आपके लिम्फोसाइट होता है उसके ऊपर अटैक करता है। सो गाइस ये था आपका RBC एंड WBC। अब हम जो आपका प्लेटलेट्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम जो प्लेटलेट्स है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जो प्लेटलेट्स है, ये आपका जो कोशिकाएं हैं उनका तीसरा भाग है। ब्लड के अंदर 3 जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 कणिकाएं पाई जाती हैं, उसका तीसरा भाग होता है। अब देखिए, इसको हम बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। आपका जो प्लेटलेट्स है, इसको हम बिंबाणु नाम से भी जानते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ जाता है, आपका होता है थ्रोम्बोसाइट। RBC से क्या बताया था, एरिथ्रोसाइट। WBC से क्या बताया था, ल्यूकोसाइट। और आपका जो प्लेटलेट्स है, यानी कि बिंबाणु, उसका क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली बात तो इनकी संख्या कितनी होती है ना। तो हमारे ब्लड के अंदर 3 लाख प्रति mm³, ठीक है। तो 1 mm³ जो होता है प्रति मिलीमीटर क्यूब जो होता है, वो आपका क्या होता है, 3 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन जो काल होता है, वो आपके गाइस होता है 10 दिन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे शरीर में 10 दिन तक जीवित रहती है, फिर नई नई बनती रहती है, और उस हिसाब से मेंटेनेंस चलता रहता है। इनमें गाइस आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। ध्यान रखना, RBC में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन आपका जो प्लेटलेट्स है, इनके अंदर तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, मतलब नाभिक पाया ही नहीं जाता है। आगे बात करते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है। तो जब हमारे शरीर में
चोट लग जाती है तो रक्त का जो थक्का है यानी कि ब्लड का जो क्लोटिंग होता है उसको जमाने में ये हेल्प करता है। मतलब क्या होता है, जो हमारे जो ब्लड होता है रक्त का थक्का जमाने में ये गाइस आपके हेल्प करता है, जो आपका प्लेटलेट्स है यानी कि बिम्बाणु जो होते हैं वो। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि डेंगू जब रोग हो जाता है, डेंगू बुखार तो आपने सुना ही होगा, तो डेंगू जो बुखार होता है ना, डेंगू बुखार होने के टाइम आपने देखा होगा उसकी रिपोर्ट दी जाती है, तो रिपोर्ट में आप देखेंगे वहां पर आप जो आपकी जो प्लेटलेट्स है, बोलते हैं ना गांव के अगर आप स्टूडेंट हो तो बोलते हैं कि प्लेट कम पड़ गई है ना, वैसे प्लेटलेट्स होता है लेकिन हमारे गांव में क्या बोलते हैं भाई प्लेट कम हो गई, प्लेट कम हो गई, प्लेट डाउन हो गई। तो प्लेट डाउन क्या होती है भाई, आपका जो डेंगू जो रोग होता है ना, डेंगू का जो विषाणु होता है वो क्या करता है, जो प्लेटलेट्स है इनको ही खत्म करने लग जाता है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो प्लेटलेट होती है उनकी संख्या आपके शरीर में लगभग इतनी होनी चाहिए, ये एवरेज है ना, इतनी तो होनी चाहिए, इससे कम होती है तो फिर आपको पता है जो ब्लड का जो रक्त का थक्का है वो नहीं जम जाता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेंगू जो रोग होता है ना, डेंगू में क्या होता है गाइस, इनकी संख्या कम होती है। ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि डेंगू रोग जब होता है तो हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं की संख्या कम होती है, ध्यान रखना आपकी प्लेटलेट्स इनकी संख्या कम होती है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आपके बिम्बाणु है इनकी प्लेटलेट्स है, इसके अलावा और भी कई चीज है जो आपके रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। विटामिन पढ़ाएंगे आपको आगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विटामिन जो के होता है ना, विटामिन के जो होता है वो आपके रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ये भी आपको पता होगा, ऑब्वियसली बात है। और यहां पर एक कैल्शियम का जो आयन होता है वो भी आपके रक्त के थक्के जमाने में हेल्प करता है ना। अब एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, हमने पूरी जो आपकी रक्त कणिकाएं हैं वो हमने पढ़ ली हैं। तो यहां पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है तीनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। एक पर्टिकुलर मात्रा, मान लीजिए 1 लीटर हमने ब्लड ले लिया तो 1 लीटर ब्लड में कितनी आरबीसी है, कितनी डब्ल्यूबीसी है, कितनी प्लेटलेट्स है, इनका अगर रेशो निकालें, अनुपात निकालें तो आरबीसी 600 अनुपात 1 अनुपात 40 आती है। ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पढ़ लिया है पूरा जो ब्लड है पहले हमने प्लाज्मा पढ़ लिया है, फिर हमने रक्त कणिकाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं जो ब्लड होता है वो क्या काम करता है, फिर हम पढ़ेंगे जो ब्लड है, ब्लड का कार्ल स्टेनर ने कैसे कैसे आपका क्लासिफिकेशन किया था उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड का जो फंक्शन होते हैं, ब्लड क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो देखिए ब्लड का जो पहला काम होता है वो ये होता है कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वातावरण और उत्तक जो टिश्यू होते हैं और एनवायरमेंट है उनके बीच विनिमय करना। देखिए जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद हमारी जो श्वास होती है ना वो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जाती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के बाद ये आपकी जो नसें हैं मतलब ब्लड के अंदर मिलती हैं, और ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन जो मिलती है ना उसको लेके कौन जाता है, ब्लड लेके जाएगा, सीधी सी बात है। और ब्लड की सहायता से पूरा जो शरीर है हमारा उसके अंदर वो जो ऊर्जा है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो आपके चलती रहती है, और जिससे आपका जो ब्लड है वो आपका फिल्टर होता रहता है, शुद्ध होता रहता है ना, और हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहती है। तो ध्यान रखना इसका जो पहला काम होता है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण इनकी एनवायरमेंट और आपकी जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू यानी उत्तक, उनके बीच विनिमय करना, उनके बीच ट्रांसपोर्शन करना। दूसरी बात यह शरीर का जो पीएच वैल्यू है उसको कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है ना उसको गाइस क्या करता है, आपका जो ब्लड है वो आपके कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे शरीर के पूरे भागों में जुड़ा हुआ है भाई, कनेक्टिव टिश्यू है तो ये पूरे भाग में घूमता रहता है, तो इस प्रकार से ये पूरे भाग में ट्रेवल करता है और पीएच वैल्यू क्या करता है, कंट्रोल रखता है। आगे बात करते हैं अगला, देखिए जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम आपका ब्लड ही होता है। मान लीजिए आपने खा लिया है ना, आपने सेब खा लिया, आम खा लिया, भोजन जो भी करना था आपने कर लिया, अब जो एनर्जी मिली है यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन जो मिली है उसको भाई और शरीर में कौन लेके जाएगा, मैंने शरीर के पूरे भागों में, अंगुली तक कैसे पहुंचेगी, नाक में, मस्तिष्क में कैसे पहुंचेगी वो एनर्जी। तो ध्यान रखना है वो आपकी जो एनर्जी होती है वो ब्लड के माध्यम से पहुंचती है। आगे ध्यान रखना है ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना ब्लड होता है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको आप क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षण जो प्रणाली है माना, जो डिफेंस सिस्टम है माना, जो हमारे शरीर की आर्मी है वो गाइस ब्लड की सहायता से काम करती है। क्योंकि मान लीजिए हमको बीमारी हो गई और हमने कोई सुई लगवाई या कोई भी टैबलेट ली, कोई मेडिसिन ली है ना, इंजेक्शन लगवाया, तो जो हमारे अंदर जो डाली गई है, जो एंटीबॉडीज, एंटीसेप्टिक चीजें डाली गई हैं वो ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगी है ना। मान लीजिए आपको बुखार हो रहा है तो बुखार की टैबलेट जब आप डॉक्टर से लेते हो तो वो आपके शरीर में कैसे जाता है, ब्लड जो होते हैं, जो भी रसायन होते हैं उस टैबलेट के अंदर उसको आपकी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो ब्लड जो होता है वो आपकी प्रतिरक्षण प्रणाली है उसमें भी हेल्प करता है। आगे बात एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो टीके लगाए जा रहे हैं ना, देखो कोई भी टीका लगाते हो आप
BCG का भी, कोवैक्सीन का भी लग रहा है। तो टीके जो है ना एक्चुअल में कोई वैक्सीन नहीं होती है, ध्यान रखना। जो टीके होते हैं ना वो एक्चुअल में कोई वैक्सीन नहीं होती है, कोई इसकी दवाई नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है गाइस, उसका ही जो आपका मान लीजिए आपको कोई बीमारी है तो होता क्या है, टीके जो लगाए जाते हैं, टीकों का सिंपल सा रोल ये होता है कि हमारा शरीर जो होता है ना, हमारे शरीर की विशेषता होती है, इस शरीर के अंदर अगर कोई जीवाणु या कोई विषाणु या कोई रोगाणु है जो रोग फैलाने वाले हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाते हैं ना एक बार, तो हमारे शरीर की जो आर्मी होती है उससे लड़ने के लिए ऑटोमेटिक ही जो WBC होती है, अलग अलग प्रकार की WBC बना लेती है। तो एक्चुअल में जो टीके लगाए जाते हैं, है ना, जो वैक्सीन लगाई जाती है ना, वो एक्चुअल में बीमारी के मतलब उस बीमारी के क्या है, उस बीमारी के रोगाणु है, वो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर एंटर कराए जाते हैं और फिर हमारा जो शरीर है वो क्या करता है गाइस, उससे लड़ने के लिए ऑटोमेटिक ही आपका शरीर तैयार है। जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है बच्चों को, आपको पता होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। अब वो पोलियो की दवा नहीं है, एक्चुअली में क्या है, वो पोलियो के जो रोगाणु है वो आपके शरीर में बचपन से ही एंटर करा दिए जाते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है पोलियो से लड़ने के लिए पहले से अपनी सेना, अपनी आर्मी बना के रखता है कि अगर फ्यूचर में जो पोलियो का जो रोगाणु है वो हमारे शरीर में एंटर होगा तो हमारे शरीर में मौजूद जो आर्मी है उनसे लड़ सके। तो ध्यान रखना, ये कोवैक्सीन वगैरह होती है, उनका ये लफड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो काम है वो ये होता है कि हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुत प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, अलग अलग प्रकार की ग्रंथि अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकालती हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र में। तो जो हार्मोन होते हैं, हार्मोनों को कैसे परिवहन करेगा, मान लीजिए आपका यहां से हार्मोन निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, आपके शरीर में अलग अलग हार्मोन निकल रहे हैं, तो टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है या आपका जो भी हार्मोन निकल रहे हैं ना, तो वो आपके हार्मोन जो है वो पूरे शरीर में कैसे सर्कुलेट होंगे, है ना। तो ध्यान रखना है, वो आपके ब्लड जो होता है, ब्लड ही लेके जाता है। आगे बात करते हैं उत्सर्जित तो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, पसीना होता है, पसीना है, आंसू है ना, टॉयलेट है, तो ये जो चीजें होती है हमारे शरीर से बाहर निकालने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है गाइस, ध्यान रखना, ब्लड होता है। तो ये सारे के सारे गाइस आपके ब्लड के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। कार्ल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले किया था। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ब्लड कैसे डोनेट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप थे वो आपके सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने 1901 में जो आपके वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरबीसी जो होती है अपनी लाल रक्त कणिकाएं, इनको अच्छे से देखा, और जब इन्होंने आरबीसी को अच्छे से देखा तो इन्होंने क्या रिजल्ट मिला कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, उसकी आरबीसी के अंदर दो प्रकार के एंटीजन यानी कि प्रतिजन पाए जाते हैं। अब ये एंटीजन क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊं। देखो जो आपके एंटीजन होते हैं ना वे बाहरी रोगाणु होते हैं, यानी कि रोग जो होते हैं, जो रोग के अणु होते हैं, कोई भी डिजीज होती है वो जिससे फैलती है आपके बैक्टीरिया से, वायरस से, तो उसके जो अणु होते हैं, है ना, तो ऐसे रोगाणु, है ना, या पदार्थ जिनका आणविक भार आपके 6000 डाल्टन से ज्यादा होता है गाइस, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, यानी कि उनको प्रतिजन कहा जाता है। तो आपके जब जो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टेनर, जब उन्होंने आरबीसी को देखा हमारी ब्लड की को, तो उनको ये रिजल्ट मिला कि हमारी आरबीसी के अंदर गाइस दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक ए होता है, एक बी होता है। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इसी के आधार पर ब्लड ग्रुपों को कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैसे कि भाई जिसके अंदर आपका, देखो मैं आपको तो कैसे कैसे कैटेगराइज किया था, जिसके अंदर आपका प्रतिजन ए मौजूद है ना, जिसके अंदर प्रतिजन इनकी एंटीबॉडी ए है उसका नाम रख दिया ब्लड ग्रुप ए। जिसके अंदर प्रतिजन बी है ना, दो एंटीजन पाए जाते हैं, है ना, अगर दूसरा प्रतिजन है, दूसरा उसका एंटीजन है ना बी वाला, तो उसे हम बोलेंगे बी, है ना। और अगर उसके अंदर दोनों ही है ना, ए भी है और बी भी है, मतलब जिसके अंदर प्रतिजन जो है, एंटीजन है, ए और बी दोनों ही मौजूद है, उस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ए बी। और गाइस जिसके अंदर दोनों में से एक भी मौजूद नहीं है, मतलब ना तो ए है ना ही बी है, उस ब्लड ग्रुप को उन्होंने बोला था ओ। तो इस प्रकार से गाइस इन्होंने आपके जो ब्लड ग्रुप थे उसको ए बी और ओ इनके अंदर कैटेगराइज किया था, है ना। तो इस प्रकार से आपके सबसे पहले ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ब्लड ग्रुप थे उसकी खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप सबसे पहले किसने दिए थे, रक्त समूह। तो ध्यान रखना कार्ल लैंडस्टेनर ने,
अब देखिए कैसे कैसे दिया था। 1901 में आरबीसी की सतह पर इन्होंने देखा कि जो प्रतिजन होते हैं एंटीजन वो आपके मौजूद हैं या नहीं, उसके आधार पर इन्होंने आपके जो ब्लड ग्रुप थे वो दिए थे, है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि एंटीजन होते क्या है, इनके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल देखिए एंटीजन जो होते हैं वे बाहरी रोगाणु होते हैं, है ना, या वे पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार 6000 डाल्टन से। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2018 में, और अब भी आएगा। आपसे पूछेगा कि जो एंटीजन होते हैं, है ना, यानी कि जो प्रतिजन होते हैं उनका भार कितना होता है। ध्यान रखना 6000 टोटल 6000, है ना, 6000 आपका डाल्टन के बराबर होता है या इससे ज्यादा होता है। ये जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन जो होते हैं इनकी प्रतिजन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने हो सकते हैं। देखिए या तो प्रोटीन के बने हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के या फिर कार्बोहाइड्रेट के। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कैसे कैसे कैटेगराइज किया था वो मैं आपको फिर से बता दूं कि आरबीसी में देखो एक तो ए पाया जाता है, एक आपका बी, दो एंटीजन पाए जाते हैं। वो आपके दो एंटीजन, एक तो ए और बी, और उसी के आधार पर इस प्रकार से कैटेगराइज कर दिया भाई जिसके ब्लड ग्रुप में केवल एंटीजन ए है उसके ब्लड ग्रुप का नाम है ग्रुप ए, जिसके में बी है उसका नाम है बी, जिसके अंदर दोनों ही है ए और बी दोनों ही है उसका नाम रख दिया ए बी, और जिसके अंदर दोनों ही नहीं है उसका नाम रख दिया ओ। अब देखो आगे आगे क्या चीज हुई, बाद में जब और खोज हुई गाइस, यहां पर देखो यहां पर एक बाद में और खोज हुई, वहां पर क्या मिला कि हमारा जो आरबीसी है उसमें ए और बी जो एंटीजन है यानी कि ए और बी प्रतिजन है, उनके अलावा एक प्रतिजन और पाया गया बाद में, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आर एच फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, आर एच फैक्टर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आर एच फैक्टर या रीसस फैक्टर इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गाइज इसकी जो खोज हुई थी वो आपके रीसस मकाका नामक बंदर में हुई थी। आपसे पूछेगा आर एच फैक्टर की खोज कहां पर हुई थी, तो ध्यान रखना है आर एच फैक्टर की खोज बंदर के अंदर हुई थी। आर एच फैक्टर होता क्या है, तो ध्यान रखना है हमारा जो ब्लड है उसके आरबीसी में ए और बी दो एंटीजन पाए जाते थे पहले, लेकिन जब बाद में और खोज हुई तो यह पता लगा इन दोनों के अलावा एक तीसरा और मौजूद होता है ना, तीसरा प्रतिजन और पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आर एच कारक। तो आर एच कारक एक्चुअल में है क्या, यह एक प्रकार का एंटीजन यानी कि प्रतिजन है ना। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपके जो आर एच फैक्टर है वो 417 एमिनो एसिड जो होते हैं ना उनसे बना हुआ होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आर एच फैक्टर है ना, वो कितनी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना 417 एमिनो एसिड होते हैं, उनकी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसकी खोज किसमें हुई थी, रीसस मकाका नामक एक बंदर था, और इसी के आधार पर उसका नाम रख दिया आर एच फैक्टर यानी कि रीसस फैक्टर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो आर एच फैक्टर है हमारे मानवों में 5 प्रकार का आर एच फैक्टर पाया जाता है। कौन कौन से, एक आर एच डी, एक आर एच ई, एक आर एच बड़ा ई, एक आर एच सी और एक आर एच छोटा सी। ये 5 प्रकार के ध्यान रखना आर एच फैक्टर हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, है ना, ध्यान रखना है 5 पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। अब इन पांचों में से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका आर एच कैपिटल डी वाला, ध्यान रखना आर एच डी यानी कि रीसस डी जो फैक्टर है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि गाइज इसमें आपके रक्षात्मक प्रतिजन पाए जाते हैं, मतलब इसमें इम्यूनोजेनिक होता है, ये ध्यान रखना, यानी कि ये रक्षा कर सकता है, यानी कि ये प्रतिजन रक्षा कर सकता है खुद से, इसलिए ध्यान रखना है ये जो आपका प्रतिजन होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके आधार पर आपके जो ब्लड ग्रुप है ना उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दिए गए। आपने देखा होगा ना किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव कैसे पड़ा। सो गाइज आपका जो, अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्लस और माइनस कैसे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं ब्लड ग्रुप। तो देखिए होता क्या है, आपके मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए है ना, अगर इसके अंदर आर एच फैक्टर मौजूद है, आर एच फैक्टर क्या है, ये तीसरा प्रतिजन होता है ना, ए और बी के अलावा तीसरा प्रतिजन होता है। अगर ये आपके मौजूद है ना, अगर मान ली किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसके अंदर आर एच विद्यमान है, उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो आ जाएगा ए प्लस, है ना, उसको बोलेंगे ए प्लस ब्लड ग्रुप। और अगर जिसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं है उसको बोलेंगे ए माइनस ब्लड ग्रुप। इसी प्रकार से ध्यान रखना है, उसी प्रकार से बी में अगर बी वाला कोई कैंडिडेट है ना, कोई जिसका आपका ब्लड ग्रुप बी है लेकिन उसके अंदर आर एच फैक्टर मौजूद है उसे बोलेंगे बी प्लस, और जिसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं है उसे बोलेंगे बी माइनस। उसी प्रकार से ए बी प्लस, ए बी माइनस और ए बी आपके
O प्लस और O माइनस बनते हैं। इस प्रकार से आपके जो ब्लड ग्रुप है वो यहां पर बनते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो ये RH फैक्टर है ना, RH फैक्टर, यह दुनिया में लगभग 85% लोग जो है उनके अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना है जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं सबका, आप अगर सर्वे भी करेंगे तो ध्यान रखना मैक्सिमम लोगों का जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव के रूप में होता है। ध्यान रखना पॉजिटिव ग्रुप में पाया जाता है, क्योंकि यह आपका RH फैक्टर होता है, दुनिया में लगभग 85% लोगों में पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखना जो RH फैक्टर RH प्लस है वो 85% लोगों में पाया जाता है। ज्यादा जो ब्लड ग्रुप होता है लोगों में वो आपका प्लस वाला ही पाया जाता है। अब यहां पर इस ब्लड ग्रुप के बारे में और यहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि इनकी जीन प्रारूप क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार इस आपको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी इनके बारे में और डिटेल से बताता हूं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं एंटीबॉडीज क्या होती है हमारे शरीर में, एंटीबॉडीज का क्या काम होता है। देखिए, जैसे ही कोई भी आपका रोगाणु है ना, रोगाणु का मतलब कोई एंटीजन, पहले देखो आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में क्या फर्क है। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो कोई भी बीमार करने वाला कोई रोग का अणु है, कोई वायरस है ना, या आपका कोई बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जब वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसे गाइस हम बोलते हैं एंटीजन, यानी कि प्रतिजन, जो हमको बीमार कर सकता है। और हमारे शरीर में वो जो एंटीजन जब प्रवेश कर रहा है तो हमारा शरीर उसे डिफेंस करने के लिए, अपने शरीर को बीमार होने से बचाने के लिए क्या करता है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, मतलब प्रतिरक्षी बनाता है, जिससे हमारा शरीर बीमार ना पड़े। तो आशा करता हूं आपको जो एंटीजन है एंटीबॉडीज दोनों क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी। एंटीजन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। एंटीजन कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं मेनली, A, B और RH, 3 होते हैं, ध्यान रखना। RH की खोज रिसस मकाका में की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है RH फैक्टर विद्यमान होता है नहीं होता है, उससे क्या क्या होता है। अब यहां पर देखते हैं एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी क्या होती है। तो देखिए एंटीबॉडी होता है ना, इसका दूसरा नाम ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, इम्यूनोग्लोबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अंग्रेजी में हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। और इसका जो सिंबल है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, कैपिटल I और स्मॉल g, है ना, ध्यान रखना, कैपिटल I और स्मॉल g आपको दिख रहा होगा, ये इसका सिंबल होता है। ध्यान रखना, ये जो प्रतिरक्षी होती है एंटीबॉडीज होती है उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना है, ये आपके एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसे बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। क्या नाम है इसका, ध्यान रखना, आपसे पूछेगा एंटीबॉडी किस प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी होती है वो आपके गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होती है, इनसे आपके बनी होती हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं इनका काम क्या होता है। एंटीबॉडीज होती हैं उनका काम क्या होता है, तो एंटीबॉडीज होती हैं उनका काम होता है जो एंटीजन है, एंटीजन का मतलब जो बाहर से आ रहे हैं हमको बीमार करने के लिए, एंटीजन जो है ना, जो हमारे शरीर में एंटर हो रहे हैं उनकी पहचान करना और उन्हें नष्ट करना, है ना, ये काम होता है किसका, आपके एंटीबॉडी होती है उनका। आगे बात करते हैं कि एंटीबॉडी जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीजन के साथ रिएक्शन करती हैं उसको नष्ट करने के लिए, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एंटीबॉडी का कौन सा भाग एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है। ध्यान रखना, एंटीबॉडी का पैराटोप जो भाग होता है वो आपके एंटीजन के साथ क्रिया करता है, एंटीजन से जुड़ता है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी का पैराटोप जो भाग होता है, बहुत सारे भाग होते हैं उसके अंदर, तो उसका जो पैराटोप वाला हिस्सा है वो आपके एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है। आगे बात करते हैं इनकी साइज, इनकी शेप कैसी होती है, एंटीजन कैसा वो आपके एंटीबॉडी होती कैसी होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़ा वाई होता है ना, इस प्रकार की इनकी संरचना पाई जाती है। मैं कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन पर दिखाने की, है ना। तो कैपिटल वाई अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल वाई शेप का आपका ये इनका आकार होता है। और इसमें गाइस क्या होती हैं, 2 तो हल्की होती हैं लाइट वेट, और 2 आपके हैवी, आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती हैं, 2 इधर 2 हल्की और 2 भारी, 2 हैवी और 2 लाइट यहां पर जुड़ी होती हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है मेनली 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, म्यू, ये आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक अल्फा है ना, इनको देखो पहले हम पढ़ते हैं अल्फा वाली, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IgA। IG का मतलब ये आपका इम्यूनोग्लोबिन है, इसको शॉर्ट में IG बोलते हैं। तो अल्फा को A लिख दिया है, ALPHA का अल्फा का A, तो यहां पर IgA है ना, IgA का मतलब अल्फा वाली। तो देखिए
ये इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताऊं। देखो यहां पर पहला प्रश्न ये बनता है कि मां के दूध के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ध्यान रखना, मां का दूध जो पीते हैं बच्चे, उनके अंदर गाइस IgA प्रकार की आपकी एंटीबॉडी पाई जाती है। इसलिए बोलते हैं कि मां का दूध है ना बच्चे के लिए अमृत है, क्योंकि बीमार होने से बचाती है। ये ध्यान रखना, बीमार होने से आपका जो मां का दूध होता है वो डिफेंस यानी कि आपको रक्षात्मक प्रणाली देता है, आपके शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि आपके मां के दूध के अंदर कौन सा आपका एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। ध्यान रखना IgA प्रकार की। दूसरी बात करते हैं गामा वाली IgG, है ना, इसको लिखते हैं IgG से। ध्यान रखना IgG वाली जो है ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो आपका जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, जो भ्रूण जो बच्चा पेट में होता है ना, तो एक संरचना के अंदर कवर्ड रहता है ना, तो वो जो संरचना होती है ना उसे हम बोलते हैं आपका प्लेसेंटा यानी कि आवल। तो ध्यान रखना ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके आपके भ्रूण जो होता है, बच्चा जो होता है, वहां तक पहुंच जाता है और बच्चे की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है। ध्यान रखना ये वाला। अब यहां पर बात करते हैं आगे IgM यानी कि म्यू वाला। IgMu, म्यू ऐसे होता है MU, है ना, इसको स्मॉल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, है ना, ये आपके ग्रीक भाषा के सारे वर्ड हैं। अब देखिए यहां पर IgM जो होता है इसके बारे में ध्यान रखना है, यह एंटीबॉडी हमारे शरीर में सबसे पहले बनती है। ठीक है, सबसे पहले यही वाली एंटीबॉडी बनती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगली बात करते हैं IgE। ई का मतलब एप्सिलॉन होता है, और ध्यान रखना है ये क्या होती है, ये आपके मास्ट कोशिकाओं पर पाई जाती है। बेसोफिल होती हैं और मास्ट कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर ये वाली एंटीबॉडी होती है, वो आपके पाई जाती है। और इसका जो काम होता है ना वो क्या होता है, आपकी जो एलर्जी होती है, एलर्जी हमारे शरीर में हो जाती है ना, एलर्जी जो होती है गाइस, उसको खत्म करने में आपका इसका योगदान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपकी होती है IgD यानी कि डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी ये आपके होती है गाइस एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो गाइस ये जो सारणी है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। देखिए पहले देखिए मैंने इधर लिख दिए हैं ब्लड ग्रुप कौन कौन से, पूरे 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उनके अंदर कौन कौन सी एंटीजन पाए जाते हैं, कौन सा RH कारक पाया जाता है, उनके अंदर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन सी होती है, उनका जीन प्रारूप क्या होता है। भूलोगे नहीं गाइस, आज के बाद आपसे पूछ ले कि ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव में कौन सी प्रतिजन पाया जाता है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आप बिल्कुल चुटकियों में बता देंगे बिना रटे रटाए। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, जो एंटीजन है, जैसा एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है उससे उल्टा, ध्यान रखना, मान लीजिए 2 आपके एंटीजन है, एक तो A है एक B है, तो हमारे शरीर में से कौन लड़ेगा उससे। तो ध्यान रखना, अगर ए वाला एंटीजन आ रहा है तो ध्यान रखना हमारे शरीर से जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है कौन सी लड़ेगी, B वाली। ये ध्यान रखना हमेशा, है ना। क्या चीज ध्यान रखनी है, देखो दो चीज है भाई, अगर कोई चीज है, मैं अलग से थोड़ा लिख देता हूं, अगर मान लीजिए एंटीजन आपका A है, ध्यान रखना अगर एंटीजन A है तो कौन सी एंटीबॉडी इससे लड़ेगी, B वाली। और अगर आपका एंटीजन B है तो कौन सी वाली एंटीबॉडी लड़ेगी, A। ध्यान रखना समान जो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी होती है दोनों अलग अलग होती है, एक दूसरे की उल्टी होती है। चलिए आपको बताते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप लिखते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो A होता है ना, और उसके बाद में आपका A पॉजिटिव A नेगेटिव, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव बाद में बना लेंगे, फिलहाल A 2 बार लिख देते हैं, फिर हम लिख देते हैं B, ठीक है। उसके बाद में AB, है ना, और फिर आप लिख देते हैं आपका O और O। ये आपके पूरे दिख रहा है यहां तक, ओके, पूरे आपके 8 ब्लड ग्रुप हो गए हैं। अब देखिए यहां पर भरते हैं गाइस, बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल से आप इसको सीख जाओ। देखो इनके अंदर प्रतिजन कौन सा पाया जाता है। देखो सबसे पहले आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, कार्ल एंड स्टेनर ने जो आपके ब्लड थे उसको एंटीजन के आधार पर ही कैटेगराइज किया था, और उनकी परिभाषा याद करो, उन्होंने क्या कहा था भाई, जिसके अंदर एंटीजन A है वो ब्लड ग्रुप A है, जिसके अंदर B है वो B है, जिसके अंदर दोनों है वो आपका AB है, जिसके अंदर दोनों नहीं है उसको क्या बोलेंगे, O। तो सीधी सी बात है, देखो ब्लड ग्रुप A है, A पॉजिटिव है A नेगेटिव, उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, A। ब्लड ग्रुप B वाला है, उसके अंदर कौन से एंटीजन होंगे, B। और जिसके अंदर दोनों उसके अंदर होंगे A व B। इसके अंदर कौन से होंगे, A व B। इसके अंदर कौन से होंगे, दोनों ही नहीं होंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर
दोनों ही नहीं होंगे, मतलब ना तो ए वाला होगा ना ही बी। इसी के आधार पर तो आपके जो कार्लन स्टीनर था उसने आपका जो ब्लड ग्रुप था उसका वर्गीकरण किया था। तो ये तो आपको याद हो गई होगी। अब यहां पर देखो, अब आते हैं आरएच फैक्टर के ऊपर। अब देखो आरएच फैक्टर का मतलब क्या होता है। आरएच फैक्टर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मौजूद है आरएच फैक्टर पाया जाता है, ये तीसरा क्या होता है, तीसरा एंटीजन है। अगर आरएच मौजूद है तो प्लस लगा देंगे और अगर नहीं है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो अगर यहां पर प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है, अगर इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप ए है अगर उसके अंदर आरएच कारक मौजूद है तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, ए प्लस। अगर इसके अंदर नहीं है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो ये वाला ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार से देखो अगर बी के अंदर है ना, उपस्थित है, प्रेजेंट है तो बी प्लस हो जाएगा, और अगर एब्सेंट है ना तो बी माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ए बी प्लस कब होगा, जब इसके अंदर आरएच कारक विद्यमान होगा, प्रेजेंट होगा, और ए बी माइनस कब होगा, जब एब्सेंट होगा, है ना। और इसी प्रकार से ओ प्लस कब होगा, जब आपका जो ब्लड ग्रुप ओ प्लस है वो कब होगा, जब इसके अंदर आपका प्रेजेंट हो क्या, आपका आरएच फैक्टर। और अगर आरएच फैक्टर नहीं है, एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओ माइनस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो मैं आपको जो एंटीबॉडी है वो कैसे लिखते हैं वो आपको बताता हूं, और ऐसे याद करेंगे गाइस, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में आती हैं ऐसे में आपको कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। देखिए अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताई थी कि भाई जिसके अंदर जैसा प्रतिजन है वो वाली तो नहीं पाई जाएगी, उसकी विपरीत वाली पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ए वाली एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, कौन सी पाई जाएगी, बी वाली पाई जाएगी। अगर बी वाला एंटीबॉडी है, वो आपका बी वाला ब्लड ग्रुप है, तो उसके अंदर बी वाली मौजूद नहीं होगी, कौन सी होगी, ए वाली, है ना। तो अब देखिए यानी कि अगर ए प्लस की बात करें, ए माइनस की बात करें, दोनों ए ही तो है, इसका मतलब इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी कौन सी पाई जाएगी, बी वाली। और ध्यान रखना उसको हम लिखते हैं एंटीबॉडी बी लिखेंगे ऐसे, है ना। और ए प्लस और ए माइनस दोनों के अंदर कौन सी पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी। ठीक है, अगर हम बात करें आपके ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, तो बी वाले में बी नहीं पाई जाएगी, कौन सी पाई जाएगी, उसकी उल्टी, है ना। कौन सी, मतलब आपका एंटी ए, कौन सी, एंटी ए, और ये इसमें आपकी पाई जाएगी एंटी ए। अब देखो सबसे बड़ी बात है ये कि भाई ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, भाई ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ए वाली नहीं पाई जाएगी, बी वाली पाई जाएगी, और जो बी वाला है बी वाले में बी वाली नहीं पाई जाएगी, उसकी उल्टी ए पाई जाएगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना हमारे पास तो दोनों ही एंटीजन है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, मतलब ए का उल्टा भी नहीं पाया जाएगा, ए का उल्टा, है ना, ए भी नहीं मिलेगा और आपका बी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें नो एंटीजन, इसमें कोई सी भी नहीं पाई जाएगी। ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। अगर यहां पर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ध्यान रखना इसके अंदर दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो ए वाला नहीं पाया जाता, उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए, है ना, इसका हो जाएगा एंटी ए और एंटी बी। इसके अंदर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और आपका जो ओ नेगेटिव उसमें ये होगा, इसका एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही पाए जाते हैं। जीन प्रारूप है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम जीन प्रारूप इसको देख लेते हैं एक बार। देखो तो जीन प्रारूप क्या होते हैं, हम देखने वाले एंटीजन, यानी कि जो प्रतिजन होते हैं ना, प्रतिजन, है ना, एंटीजन, उनका जीन प्रारूप कैसे लिखा जाता है। एग्जाम में आता है गाइस कि आपका जो ब्लड ग्रुप ए है ना, ए पॉजिटिव, बी, किसी का ही पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इसका एंटीजन बताइए, इसका जीनोटाइप बताइए, एंटीजन का जीनोटाइप क्या होगा। तो देखो कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो कैसे, आपका जो ब्लड ग्रुप है, एंटीजन में क्या होता है, दो चीजें लिखी जाती हैं, बताया था ना जब हमने मटर के पौधे के ऊपर आपने पढ़ा था, हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, तब आपको बताया था कि भाई आपके जो जीन प्रारूप होता है उसमें दो चीजें लिखी जाती हैं। तो ध्यान रखना है, अब यहां पर आपको देखना है कि एंटीजन कौन सा है, ए। तो दोनों जो आपके प्रतिजन होंगे कौन कौन से होंगे, ए के होंगे, यानी कि आई ए, है ना, प्रतिजन ए वाला होगा और प्रतिजन बी वाला आपका ए, दोनों जगह ए ही मौजूद होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई आई ए और आपका स्मॉल आई, इस प्रकार से। अगर हम ब्लड ग्रुप इसकी बात करें, इसमें भी यही सेम हो जाएगा, है ना। इसके अंदर देखो पहला जो प्रतिजन होगा वो ए का ही होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ए के गुण हैं। इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसमें दोनों ही ऐसे हैं। तो ध्यान रखना इसका भी हो जाएगा आई ए, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ए और स्मॉल आई, ये एग्जाम में आया हुआ है।
इसकी बात करें ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, तो ध्यान रखना इसके अंदर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, कौन सा एंटीजन बी। तो इसका जो आपका जीन प्रारूप होगा वो क्या हो जाएगा, IB, मतलब दोनों इसमें बराबर ही है ना। तो ध्यान रखना है IB, ये इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो IB और आपका स्मॉल i से, ठीक है। अब देखिए ये भी सेम हो जाएगा इसी का ही, ये वाला है ना, ध्यान रखना है। अब यहां पर बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। अब देखो इसके अंदर आपका AB पर एंटीजन है और BP एंटीजन है, इसलिए इसका जीनोटाइप है ना, कैसे लिखेंगे देखो, इस वाले का जीनोटाइप लिखेंगे एक तो ऐसे IAIB, है ना, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से इस वाले का जो आपका इस वाले का जो आपका जीनोटाइप होगा वो इस प्रकार से होगा IAIB, और इसका भी क्या होगा IAIB, क्योंकि इसमें देखो इसके अंदर गाइस A का भी और B का भी दोनों के एंटीजन पाए जाते हैं। देखो हम यहां पर एंटीजन का जीन प्रारूप लिख रहे हैं, ध्यान रखना, एंटीबॉडी का नहीं लिख रहे, एंटीजन का एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से लिखेंगे भाई कौन कौन सा एंटीजन नहीं है। अब देखो जो आपका O पॉजिटिव है और O नेगेटिव है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका जो जीन प्रारूप होगा ना क्या हो जाएगा भाई II, दोनों के ऊपर कोई चीज नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यानी कि स्मॉल i, यानी कि दोनों में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। सो गाइस इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके जीन प्रारूप होते हैं उनको, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए गाइज, क्योंकि ये अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज आपको ध्यान रखना है कि यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपसे एंटीजन, आपको ब्लड ग्रुप देकर उसके अंदर एंटीजन पूछ सकता है, उसका एंटीबॉडी कौन सा होगा वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है जीन प्रारूप भी पूछ सकता है, तो कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम आगे यहाँ पर एक चीज और आप नोट कीजिएगा, वो कौन सी, कि देखिए आपके जो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है उसको हम सर्वदाता बोलते हैं, और कौन सा ब्लड ग्रुप होता है उसको सर्वग्राही, यानी कि यूनिवर्सल डोनेटर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब देखिए ये जो डोनेटर होते हैं और एक्सेप्टर होते हैं वो बनते कैसे हैं, तो देखिए हम अपना ब्लड किसी को देंगे तो उसमें क्या पाए जाएंगे, उसके अंदर पाए जाएंगे एंटीजन, और हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो एंटीजन है वो जब दूसरे की बॉडी में जाएंगे तो उसके शरीर में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, उसको अपना दुश्मन समझेगी और उसको मारने की कोशिश करेगी। इसलिए ध्यान रखना, कई बार क्या होता था पहले जब यहां पर इसका आविष्कार नहीं होता था ब्लड ग्रुप का, तो किसी का ब्लड अगर दूसरे को छड़ा दिया जाता था तो यहां पर फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता था। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके अंदर ब्लड की कमी है, लेकिन बिना आपने इसको चेक किए कौन सा ब्लड ग्रुप उसके अंदर है, अगर आप ब्लड छड़ा दोगे तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि मान लीजिए हमने ब्लड ग्रुप ए वाला है उसको बी वाला छड़ा दिया, तो ए का जो एंटीजन है वो बी के ब्लड ग्रुप में जाएगा, तो बी का जो एंटीबॉडी है वो इसका अपना दुश्मन समझेगा और उसकी जो आरबीसी उसको नष्ट करने लग जाएगा, और इस प्रकार से आरबीसी नष्ट हो जाती है और इस प्रकार से व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो देखिए अब यहां पर बात करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, वो आपका यूनिवर्सल डोनेटर, किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ध्यान रखना, देखो ब्लड ग्रुप जो ओ है, ब्लड ग्रुप ओ गाइज, इसके पास ना कोई आपका एंटीजन नहीं है। जब इसका ब्लड दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो वो जो व्यक्ति अपना ब्लड ग्रहण कर रहा है उसको गाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए वाला हो, बी वाला हो, ए बी वाला हो। क्यों, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी है, वो आपका एंटीजन है नहीं, मतलब ये इसका जो ब्लड है दूसरे के शरीर में जाएगा तो उसकी जो एंटीबॉडी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं। तो ध्यान रखना ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो ओ नेगेटिव हो, ध्यान रखना इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनेटर, यानी कि सर्वदाता, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लड ग्रुप ओ है ब्लड ग्रुप ओ उससे गाइस हम क्या बोलते हैं, सर्वदाता, यानी सबको अपना ब्लड दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है, जो ये ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें क्या होता है गाइस, प्रतिजन ए बी है और प्रतिजन बी भी है, मतलब आपका एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये जो व्यक्ति है आपका ए बी वाला, ये ए वाले से अपना ब्लड ग्रहण कर रहा है, हाँ, इससे अपने खून ग्रहण किया, बी वाले से खून ग्रहण किया या ओ वाले से ग्रहण किया, तो इसको कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, इसको देखते हैं। देखो मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ए वाला है, इसने अपना ब्लड इसको दिया, तो हुआ क्या, इसके अंदर क्या है, एंटीजन ए है, और एंटीजन ए है, एंटीजन ए तो पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ब्लड ग्रुप ए वाला है वो आसानी से ए बी वाले को दे देगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये बी वाला भी देगा तो बी वाला देगा, तो बी वाले के पास कौन सा एंटीजन है, ए, वो आपका बी वाले के पास कौन सा एंटीजन है, बी, और बी एंटीजन जब इसके पास जाएगा तो इसके पास तो पहले से ही एंटीजन है, तो ये इसको दुश्मन नहीं समझेगा और आसानी से जो ब्लड ग्रुप ए वाला ए बी
बी वाला है वो ए से भी ब्लड ग्रहण कर सकता है, बी से भी कर सकता है और ओ से तो कर ही सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो व्यक्ति है वो सबसे अपना ब्लड ग्रहण कर सकता है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी वाला जो है इसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ध्यान रखना, सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है, ए बी वाले ए से बी वाले से भी, ए बी वाले से भी, ओ से भी। एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं आपके, देखिए रक्ताणु कोरकता एक रोग हो जाता है, इसके बारे में, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस आपका फोइटल्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब हम ब्लड चढ़ाते हैं ना किसी को तो हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ती है, पहले तो उसके बारे में डिस्कस कर ले। देखिए अगर हम अपना ब्लड है किसी को डोनेट करते हैं तो पहली बात हमको ये चीज चेक करनी होती है कि जो आपका डोनेटर है यानी कि जो ब्लड दे रहा है और जो रोगी है उसमें एंटीजन देखना चाहिए कि एंटीजन समान है या अलग अलग है। अब दोस्तों होता क्या है, जब एक मां प्रेग्नेंट होती है और जब उसकी प्रेगनेंसी होती है, माना जब प्रसव होता है, तो होता क्या है, प्रथम जो प्रसव होता है उसके दौरान अगर जो मां है, मां का जो RH फैक्टर है मान लीजिए पॉजिटिव है और जो शिशु होने वाला, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसका जो RH फैक्टर वो नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब मां का प्रसव होता है यानी कि प्रेगनेंसी होती है, तो जो बच्चे का ब्लड और मां का ब्लड होता है दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो होता क्या है कि जो मां के शरीर में उपस्थित जो एंटीबॉडी होती हैं वो क्या करती हैं, उस एंटीजन से, मतलब देखो अलग अलग एंटीजन ना, यानी कि बच्चे का ब्लड जब मां के ब्लड से मिलेगा तो मां के शरीर में क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है। उस जो एंटीजन है यानी कि RH माइनस है, इसके खिलाफ, इससे रक्षा करने के लिए मां का शरीर है उसमें एंटीबॉडी बन जाएंगी। अब होता क्या है कि जब दूसरा बच्चा जन्म ले रहा होता है, दूसरे बच्चे का प्रसव जो होने वाला है, प्रेगनेंसी जब होने वाली है, दूसरे बच्चे का डिलीवरी जब होने वाली है, तो होता क्या गाइस, वहां पर मां के शरीर में पहले से जो एंटीबॉडी बनी हुई है, किसके लिए, RH माइनस के लिए। तो जो दूसरा बच्चा होने वाला है अगर उसका भी RH फैक्टर RH माइनस है तो मां के शरीर में जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो क्या करती है, उस बच्चे के ऊपर अपना इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। तो होता क्या है, जब सेकंड प्रसव होता है, सेकंड डिलीवरी होती है, तो होता क्या कि मां के शरीर की जो एंटीबॉडी होती है वो जो बच्चा है उसकी RBC को नष्ट करना शुरू कर देती है और बच्चे की RBC नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो और बच्चे में हाइपेटाइटिस नामक रोग भी हो सकता है और इससे बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इस रोग को हम बोलते हैं रक्ताणु कोरकता रोग। होता क्या है, इसमें जो मां की जो एंटीबॉडी है वो जो बच्चा होने वाला है उसकी RBC को खत्म कर देती है, इस तरह मान लीजिए। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं गाइस, आपकी जो मां है ना, जो मां है उसके अंदर एक टीका लगाया जाता है, एक वैक्सीन लगाई जाती है, उसका नाम होता है anti-IgG। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखना, anti-IgG एक टीका लगाया जाता है, इसको हम रोहगम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रोहगम एंटीबॉडी या रोहगम आपके प्रतिरक्षी भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपके रक्ताणु कोरकता के बारे में। एक चीज और आपको नोट करनी है, एक आपका बिलिरुबिन है, ये एक विषैला पदार्थ होता है। देखिए होता क्या है, जब आप एक जो अलग एंटीजन वाला कोई व्यक्ति है उसका ब्लड दूसरे एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ा देते हो, तो यहां पर दोनों में क्या होता है, एंटीबॉडीज में क्या होता है, लड़ाई होती है और इसके कारण यहां पर एक जहरीला पदार्थ बन जाता है जिसे हम बोलते हैं बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन क्या करता है, आपकी जो यकृत होता है ना, जो आपका लीवर होता है उसको डैमेज कर देता है, प्लीहा को भी डैमेज कर देता है और जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है, रक्तादान, ध्यान रखना, ब्लड डोनेट की बात नहीं कर रहे, रक्तदान की बात नहीं कर रहे, रक्तादान यानी कि ब्लड का किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना, तो उसे हम बोलते हैं गाइस रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले किसने किया था, ध्यान रखना, सबसे पहले 15 जून 1667 को आपका एक वैज्ञानिक का नाम था आपका बेप्टिस्टस आपका डेनिस, ध्यान रखना, आपका बेप्टिस्ट डेनिस है। इन्होंने एक 15 वर्ष के लड़का था, एक 15 साल का लड़का था, उसमें भेड़ का, ध्यान रखना, शिप का यानी कि भेड़ है उसका ब्लड सबसे पहले ट्रांसफर किया था। ध्यान रखना, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले रक्तदान, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त का ट्रांसफर किया था एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब देखिए जो ब्लड होता है ना, ब्लड को हम दो तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो है समजात रक्तदान, एक होता है समजीवी रक्तदान, यानी कि आपका एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन और आपका ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। देखो समजात यानी कि एलोजेनिक का मतलब क्या होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति है
उसके ब्लड को उसके व्यक्ति के शरीर से निकालकर और फिर अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर चढ़ाया जाता है, उसे हम बोलते हैं समजात यानी कि एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। अगर दूसरा जो होता है समजीवी यानी कि ऑटोजेनिक, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके ब्लड को पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप आज मेरे पास ब्लड एक्स्ट्रा है ना, और मैंने क्या कर दिया, उसको निकाल लिया, उसको स्टोर कर लिया, और जब मेरे शरीर में कमी हो गई उसको मैं वापस से चढ़ा लूं, तो गाइस इसको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक यानी कि स्वयं का ब्लड खुद को ही चढ़ाना, दैट इज आपका एटोजेनिक। अब यहां पर बात करते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड को कैसे ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ध्यान रखना, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ब्लड को मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जो दाता है, जो डोनेटर है, उससे ब्लड ले लिया जाता है और उसका स्टोर किया जाता है ना। और ध्यान रखना है, जब भी कोई पेशेंट आता है इसके अंदर आपके ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी क्यों होती है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखो, ब्लड की जरूरत किसको पड़ती है, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, है ना, प्रेगनेंसी में जब आपका डिलीवरी होती है तब। दूसरी बात, कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए तब। इसके अलावा हीमोफीलिया रोग किसी को हो जाता है। हीमोफीलियम क्या होता है कि जो ब्लड का जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है, तो बहुत सारा ब्लड क्या होता है गाइस आपका बह जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपकी जो प्लेटलेट्स होती है, अगर प्लेटलेट्स यहां पर डाउन हो जाती हैं, उस स्थिति में भी जो व्यक्ति होता है उसको हमको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ध्यान रखना है, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है तब भी आपके ब्लड की कमी हो जाती है, स्पेशली महिलाओं में, तो उस समय ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बड़ी सर्जरी हो रही है ना, कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, तो ध्यान रखना है शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के दौरान भी ब्लड हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है, तो उस स्थिति में हमको ब्लड छुड़ाना होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लड चढ़ाने के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो कौन कौन सा। पहला आपको ध्यान रखना, तो डोनेटर है जो ब्लड दे रहा है और जो रोगी है ना, जो पेशेंट है, दोनों की एंटीबॉडी ध्यान रखनी है। आपको एंटीबॉडी का मिलान करना है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके अंदर कौन सा एंटीबॉडी है, वो आपका कौन सा एंटीजन है, कौन सा प्रतिजन है, उसका मैच कराना आवश्यक है। दूसरा, और उससे के आधार पर आपको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, जो डोनेटर है जो ब्लड दे रहा है उसके ब्लड के अंदर कोई हानिकारक तत्व नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो बीमार हो रहा है, मतलब खुद ब्लड कैंसर का पेशेंट है ना, और उसका ब्लड हम चढ़ा रहे हैं, उसको HIV हो रहा है, उसको कोरोना हो रहा है ना। कोरोना तो खैर अलग चीज है, छोड़ो इसको, तो ये तो पता नहीं बकवासबाजी है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी हो रही है और उसका ब्लड आप चढ़ा रहे हो, है ना, दूसरे को, तो ऐसा नहीं उसका ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको एक बार चेक करना चाहिए कि जो व्यक्ति है एकदम स्वस्थ हो, उसके अंदर कोई हानिकारक एलिमेंट नहीं हो। दूसरी बात, यहां पर आपको चीज चेक करनी है, दोनों जो व्यक्ति हैं, डोनेटर और आपका जो पेशेंट, उनमें RH फैक्टर जो है वो उसकी जांच करनी है। RH फैक्टर मौजूद है या नहीं, मतलब RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। ध्यान रखना, दोनों RH फैक्टर सेम होंगे तो ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर अलग अलग चढ़ा दिया, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव को, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव को, तो यहां पर ये बिलीरुबिन भाई साहब बन जाएंगे और खतरनाक हो जाएगा। ध्यान रखना। आगे ध्यान रखना है कि जो ब्लड आपने जो डोनेटर है उससे ले लिया, तो उसका स्टोरेज भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है ना, उसका स्टोरेज बड़ी सावधानी करना है, ये भी सावधान रखनी है। और ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर आप ब्लड डोनेशन के दौरान कोई असावधानी रख कर देते हैं, है ना, कोई गलती कर देते हो, तो कौन से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। यानी कि रक्तदान करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके टाइम पे गाइस कौन कौन सी बीमारी हो सकती है ना। अगर उसमें कोई छोटी मोटी आपने प्रिकॉशंस नहीं अपनाए तो ध्यान रखना। देखियो, पहला तो आपका HIV हो सकता है, दूसरा HTLV, तीसरा आपका हेपेटाइटिस और चौथा आपका जेप्स रोग हो सकता है। ये चारों बीमारी गाइस आपके अंदर हो सकती है। ध्यान रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर आप कोई भी गलती कर देते हो तो ये आपकी गाइस बीमारी हो सकती है। देखो HIV तो आप जानते ही हो, HIV को हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम आपका जो एड्स होता है उसका ये वायरस होता है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। दूसरा जो होता है HTLV, इसका नाम होता है आपका ह्यूमन T लिम्फोसाइटिक वायरस। और ये जो होता है हेपेटाइटिस, है ना, और आपका जैकोस, ये भी आपके किससे होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गड़बड़ी के दौरान होते हैं। अब चलिए लास्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए एक माता है और एक पिता है, उनके ब्लड ग्रुप आपको दे रखे हैं, तो जो पुत्र है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, इनका ब्लड ग्रुप कैसे पहचान सकते हैं। मान लीजिए एक आपका दो माता पिता है, उनके बीच लड़ाई हो जाती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि वो किसका बेटा है ना, यानी कि पैतृक से संबंधित दोष होते हैं, उनको कैसे निपटा सकते हो आप। तो चलिए 2 मिनट उसको देख लेते हैं, फिर आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर लास्ट में हम देख लेते हैं रुधिर वर्गों का आनुवांशिक महत्व, यानी कि जो ब्लड ग्रुप बनाए थे उनका आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक क्या महत्व है। तो देखिए, पहला सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि पैतृकता संबंधी विवाद होते हैं। पैतृकता संबंधी मतलब क्या है, मान लीजिए एक बेटा है और एक बेटे के ऊपर दो दंपति हैं, वो अपना अधिकार जता रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो कि उनका असली माता पिता कौन है। कैसे, देखें, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए एक आपका बेटा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, है ना, और दो दंपति हैं। दो दंपति में एक जो पहला दंपति उसका जो पिता है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और जो माता उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो सेकंड वाला दंपति उसमें जो पिता है उसका ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है। अब मान लीजिए ये दोनों दावा कर रहे हैं कि ये इसका बेटा है, तो कौन सा इसका असली बेटा होगा। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, देखो पहले हम पहले वाला केस लेते हैं। देखो पहले वाले केस में क्या है, जो मेल है ना, इधर थोड़ा लिख लेते हैं साइड में, तो इधर लिखते हैं पहला जो मेल है और इधर क्या है आपकी फीमेल है। तो देखो जो मेल है, मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल का ए बी है। अब आपको जीन प्रारूप लिखना है यहाँ पे। तो जो मेल आपका जो ओ होता है ब्लड ग्रुप ओ, उसका जीन प्रारूप बताया था आपको मैंने, स्मॉल आई, ध्यान है तो आपको, और इसका क्या बताया था, आई बताया था ना। अब यहां पर दोनों का क्रॉस होगा तभी तो बच्चा बनेगा, क्रॉस करवा दो। तो ये जो आई है इससे क्रिया करेगा, आई इससे करेगा तो क्या बनेगा, देखो क्या क्या बनेंगे। एक तो बनेगा आई ए, वो आपका यहां बनेगा आई ए आई, है ना। अगर ये वाला आई इससे रिएक्शन करेगा तो आई बी आई, और ये वाला इससे करेगा तो आपका आई ए आई और आपका आई बी आई। इसका मतलब क्या है भाई कि ये जो अब ये किसका होता है, ये मैंने ये बताया था किसका, आपका किसका जीनोटाइप होता है। ये ब्लड ग्रुप ए का होता है, ये जो होता है ब्लड ग्रुप बी का होता है, ये ब्लड ग्रुप ए का होता है और ये ब्लड ग्रुप बी का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये माँ है ये पिता है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर बी होगा, और बच्चे का क्या है, बी। इसका मतलब ये इसके माँ बाप हो सकते हैं। लेकिन हम दूसरा केस भी देखते हैं। दूसरे केस में क्या बोल रखा है, दूसरे केस में बोल रखा है कि भाई जो मेल है ना, जो इसका पिता बनने का दावा करता है उसका ब्लड ग्रुप ए है, और जो फीमेल है जो ब्लड ग्रुप इसके मां बनने का दावा कर रही है उसका ब्लड ग्रुप बी है। इनके जीन प्रारूप लिखिए, जीन प्रारूप है ए आपका, इनका जीनोटाइप आई ए और आई ए, है ना, और इसका क्या होता है आई बी और आई बी, है ना, ये बताया था आपको। अब आपस में क्या करा जी, क्रॉस। तो क्रॉस जब करेंगे तो क्या बनेगा, ये आई ए इससे करेगा तो आई ए और आई बी बनाएगा, है ना। ये वाला करेगा तब भी ये बनेगा। इसका मतलब इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो ब्लड ग्रुप बन सकता है वो गाइस आपका बन सकता है ए बी, जबकि इससे ए और बी दोनों बन सकते हैं। तो इस जो असली पिता होंगे, असली माता पिता उसके कौन से वाले होंगे, ये वाले, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो बी वाला इनके कॉम्बिनेशन से बन सकता है, इनके कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से हम जो पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं उनको यहाँ पर इसकी सहायता से सुलझा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर सफल रक्तदान करने में, मतलब जो ब्लड होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो अगर हमको रुधिर वर्ग है, मतलब हमको ब्लड ग्रुप की पहचान होगी, तो हम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं गाइस, इनका जो ब्लड ग्रुप है, मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, रक्तदान आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे आनुवंशिक बीमारी होती है जैसे आपका हीमोफीलिया आदि का इलाज कर सकते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है गाइस, जो रक्त का थक्का होता है वो आपका नहीं जम पाता, तो हम रुधिर आनुवंशिकता के माध्यम से गाइस हीमोफीलिया है इसका क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें रुधिर है, रुधिर लयनता, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अगर जो अभी मैंने आपको बीमारी बताई थी मां के शरीर से होने वाली, तो उसको हम चेक कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। सो गाइस ये सारे के सारे क्या होते हैं, रुधिर वर्ग के महत्व होते हैं। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता होंगे तो आप इन सब का क्या कर सकते हैं, यहां पर पता लगा सकते हैं, इन सब का ये बेनिफिट है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, और घड़ी में बज चुके हैं रात के 11:15, रात के 11:45, ठीक है। सो गाइस चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।